Dear students, in our previous session we proved a theorem that if R is a ring with identity and A is a proper left ideal of R, then there exists a maximal left ideal of R which contains A. और हमने इसी थ्योरम की corollary भी डिस्कस की थी which says that let R be a ring with identity, then there exists a maximal left ideal of R. And note that for proof of this particular theorem, we used Zone's lemma. So let me note that for proof of this theorem, we used Zone's lemma. Let me remark that the same theorem can be proved for right ideals of the ring as well. So the same theorem can be proved for right ideals as well. Which will say that if R is a ring with identity and A be a proper right ideal of R, then there exists a maximal right ideal of R which contains A. And if the ring R is commutative, then you know that we talk about ideals, not left or right ideals, because left and right ideals become same. So if the ring R is commutative, then the theorem can be proved for ideals. In fact, can be proved for, in fact it is for existence of maximal ideal. So if ring R is commutative, then we can prove that if ring R is commutative with identity, let me note that, ring R is ring with identity in this case as well. In fact, existence of identity makes the maximal ideal, in fact maximal ideal, because it has to be proper, and for that purpose ring R must contain identity element. So if ring R is commutative, then we can prove that the ring, there is a maximal ideal of ring R provided ring R is ring with identity. ये अलजबरा का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को मैक्सिमल आइडियल थ्योरम भी कहते हैं. दिस थ्योरम इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल थ्योरम. जो थ्योरम्स जोन्स लेमा को यूज़ करके प्रूव किए जाते हैं उनकी मैथमेटिक्स में ख़ास अहमियत है, एंड मैक्सिमल आइडियल थ्योरम इज़ वन ऑफ देम. We need Zone's lemma for proof of maximal ideal theorem. So just keep in mind that the theorem we proved last time is called
maximal ideal theorem, and for proof of this theorem we need Zone's lemma. Now let's come to an other concept you already know from group theory. आपको याद होगा कि अगर एक G एक ग्रुप दे दिया जाए और N इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो तो G फैक्टर N जो कि N के G में लेफ्ट कोसेट्स का सेट है, सिमिलर यू कैन से राइट कोसेट्स एज वेल। तो N के G में लेफ्ट कोसेट्स का सेट जो है ये भी एक ग्रुप बनाता है जिसे कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो उसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हम रिंग्स में भी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस कोशेंट रिंग। और आपको पता होगा वहाँ ग्रुप थ्योरी में उसे हम फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं। वी कैन कॉल इट फैक्टर रिंग एज वेल और फैक्टर रिंग। So for this purpose let R be a ring. Let R be a ring and capital I be two-sided ideal. इसे नोट करें, टू साइडेड आइडियल, इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी आगे जाकर। तो लेट आर बी अ रिंग एंड आई बी टू साइडेड आइडियल ऑफ रिंग आर। सो आई इज टू साइडेड आइडियल ऑफ रिंग आर। पहले तो ये बात नोट कीजिए कि रिंग आर जो है वो अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप है और आइडियल आई जो है वो रिंग आर को आप एज ए अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन अगर आप देखें तो आइडियल आर जो है उस अबीलियन ग्रुप का सब ग्रुप बनता है। और आप जानते हैं कि अबीलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो वी नोट दैट I इज़, नॉर्मल को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अबीलियन ग्रुप यही रिंग आर। लेकिन इस पर सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को आप कंसिडर करें तो दिस इज़ अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन और आई जो है वो इसका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है चूँकि आर अबीलियन है। देयरफॉर वी हैव, तो हम इस अबीलियन ग्रुप आर फैक्टर नॉर्मल सब ग्रुप आई हम वी कैन therefore we have this particular thing as quotient group, as quotient group। और मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ इस क्वोशिएंट ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि क्वोशिएंट ग्रुप में अगर आपको कोई दो एलिमेंट्स दे दिए जाएँ क्वोशिएंट ग्रुप के, फर्ज कीजिए इसके दो एलिमेंट्स एक एक्स प्लस आई, एडिशन हमारा ऑपरेशन है तो एक्स प्लस आई हमारी नोटेशन होगी। तो अगर ये एक लेफ्ट कोसेट दे दिया जाए और दूसरा लेफ्ट कोसेट y प्लस आई दे दिया जाए तो इन दोनों को सम करने का जो रूल है वो है x प्लस वाई प्लस आई, यानी कि x प्लस आई कोसेट को y प्लस आई कोसेट में ऐड करेंगे तो x प्लस वाई का कोसेट विद आई हमारे पास आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर आर x प्लस आई y प्लस आई belonging to R factor I।
तो आर फैक्टर आई को एज क्वोशिएंट ग्रुप देखते हुए ये इस क्वोशिएंट ग्रुप की एडिशन है। Secondly, associativity is very obvious. Associativity. आप जब ग्रुप 3 पढ़ रहे थे तो ये चीज़ आपने वेरीफाई की थी कि अगर आप x प्लस आई लेफ्ट कोसेट को y प्लस आई और z प्लस आई लेफ्ट कोसेट्स के सम के साथ जमा कर दें, या आप x प्लस आई लेफ्ट कोसेट और y प्लस आई लेफ्ट कोसेट को पहले ऐड कर लें और इस रिज़ल्ट के साथ आप z प्लस आई लेफ्ट कोसेट ऐड करें, तो ये दोनों जवाब आपस में बराबर होंगे। सो दिस इज associativity. This is again for all xy. This is again for all x plus I, y plus I, and z plus I belonging to R factor I. आप for all x, y, z belonging to R भी कह सकते हैं, anyway whatever you like. So this is associativity, and then एडिटिव आइडेंटिटी के लिए रिकॉल कीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी ideal I itself, in fact it is 0 plus I, this left coset of ideal I with 0 of the abelian group R, 0 plus I which can be written as I, which belongs to R factor I, is additive identity. So this is additive identity in R factor I. And for inverses, for any x plus I belonging to R factor I minus x plus I belonging to R factor I is additive inverse of x plus I. और बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस एक्स प्लस आई जो है वो एक्स प्लस आई का एडिटिव इनवर्स होगा, एंड हेंस आर फैक्टर आई इज अ ग्रुप। ये तो आर फैक्टर आई का ग्रुप स्ट्रक्चर है। फर्दर, फॉर एनी कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स आप ले लीजिए, एक्स प्लस आई और वाई प्लस आई बिलोंगिंग टू आर फैक्टर आई। चूँकि रिंग आर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है, तो वी कैन वेरी इजीली सी दैट कि अगर हम एक्स प्लस आई को वाई प्लस आई में ऐड करें, या फिर हम y प्लस आई को x प्लस आई में ऐड करें, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर R फैक्टर I
is an abelian group. This is an abelian group under addition, under बाइनरी ऑपरेशन addition, क्योंकि वही बाइनरी ऑपरेशन है जो कि हमने डिफाइन किया इसको. सो हैविंग डन दैट, हमने देखा है कि आर फैक्टर आई जो है वो अंडर एडिशन ऑफ कोसेट्स अबेलियन ग्रुप बनाता है. अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या आर फैक्टर आई बी एक रिंग है? इज आर फैक्टर आई आर रिंग? क्योंकि रिंग के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो अंडर एडिशन उसे अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, फिर उसकी कंडीशंस हैं. तो अंडर एडिशन हमने इसका ग्रुप तो प्रूव कर लिया है. नो क्वेश्चन इज आर फैक्टर आई आर रिंग? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes, R factor I is a ring. Yes, R factor I is a ring. Up to see how it is a ring, let's discuss that. So first of all, we will have to define multiplication. So let's define multiplication. Multiplication goes like that. कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स आपको x प्लस आई और y प्लस आई दे दिए जाएं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हम डिफाइन करेंगे एक्स वाई का लेफ्ट कोसेट आई के साथ. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिफाइंड फॉर ऑल लेफ्ट कोसेट्स एक्स प्लस आई वाई प्लस आई बिलोंगिंग टू आर फैक्टर आई. एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी हम कोसेट्स की बात करते हैं, कोसेट्स दरअसल इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, और जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस पर कोई ऑपरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि वो ऑपरेशन वेल डिफाइंड है. सो वी मस्ट डू दैट इन दिस केस एज वेल. हमें प्रूव करना होगा कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड है. So let's see that this operation is well defined. So we must establish that multiplication so defined, multiplication given above is well defined. याद रखिए, जब भी हम कोसेट से मतलब कोई ऑपरेशन करते हैं तो ये एहतियात करना ज़रूरी होता है कि हम इसे वेल डिफाइंड प्रूव करें. सो हम ये इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे यूँ कि हम कोसेट्स ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स प्लस आई कोसेट जो है ये एक्स डैश प्लस आई कोसेट के बराबर है, और वाई प्लस आई कोसेट जो है ये वाई डैश प्लस आई कोसेट के बराबर है. वेयर हम
बस इतनी लिख देते हैं कि एक्स प्राइम वाई प्राइम बिलोंग टू रिंग आर। जरा ये इकोनॉमिकल होगा ऐसे लिखना। तो फर्ज कीजिए ऐसा है, प्रूव हम ये करेंगे कि अगर हम एक्स प्राइम प्लस आई को वाई प्राइम प्लस आई से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही आएगा जो एक्स प्लस आई को वाई प्लस आई से मल्टीप्लाई करने से आता है। लेकिन पहले ये बात नोट कर लीजिए कि वी नोट दैट एक्स प्राइम प्लस आई, चूँकि एक्स प्लस आई के बराबर है तो एक्स प्राइम जो है ये एक्स प्लस यू के बराबर होगा, और वाई प्लस आई वाई प्राइम प्लस आई के बराबर है तो वाई प्राइम जो है वाई डैश जो है ये वाई प्लस वी के बराबर होगा फॉर सम यू वी बिलोंगिंग टू आई। और ये आप टेक्निक जानते हैं जब आप ग्रुप 3 पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपने यही टेक्निक यूज़ की थी। सो हैविंग सेड दैट नाउ अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्राइम प्लस आई को वाई प्राइम प्लस आई के साथ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हमने डिफ़ाइन किया था कि कोई भी दो लेफ़्ट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम रिंग के उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसके साथ वो लेफ़्ट कोसेट हम ले लेंगे, तो वही हम डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश प्लस आई। तो हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है एक्स वाई प्लस आई। तो फॉर दैट पर्पज़ ये नोट कीजिए कि एक्स डैश की वैल्यू एक्स प्लस यू है तो हम यहाँ पर एक्स प्लस यू लिख देते हैं। वाई डैश की वैल्यू वाई प्लस वी है तो यहाँ हम वाई प्लस वी लिख देते हैं एंड देन प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स वी एंड देन प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू, मैं एक ख़ास पर्पज़ की वजह से एक्स वाई को मैं अलग ही रहने देने लगा हूँ और जो बाकी टर्म्स हैं उनको मैं ब्रैकेट में लिखने लगता हूँ। एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आई। ये मैंने इस वजह से किया है कि मैं आई रिक्वेस्ट योर अटेंशन टू सी दैट v जो है वो आइडियल i का एलिमेंट है और x रिंग का एलिमेंट जब v से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वी जो है वो आइडियल की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट आइडियल का और एक एलिमेंट रिंग का जब उस आइडियल के एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है, अगर वो आइडियल लेफ्ट आइडियल है तो x और आइडियल के एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडियल ही में होना चाहिए। तो चूँकि i को हमने टू साइडेड आइडियल लिया हुआ है इसलिए एक्स वी आइडियल में होगा, यू वाई बी आइडियल में होगा। एक्स वी आइडियल में इसलिए होगा कि आई जो है वो लेफ़्ट आइडियल है, यू वाई आइडियल में इसलिए होगा कि आई जो है वो राइट आइडियल भी है, और यू वी चूँकि दोनों आइडियल के एलिमेंट्स हैं, एक को आप रिंग का एलिमेंट समझ लीजिए दूसरे को आइडियल का, तो ये भी आइडियल को बिलोंग करेगा। तो एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी ये हर एलिमेंट जो वो आइडियल के एलिमेंट है, तो इन तीनों एलिमेंट का सम भी आइडियल का ही एलिमेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक स्टेप और लिखता हूँ, ये है एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी एंड देन प्लस आइडियल आई। अब ये एलिमेंट चूँकि आइडियल का एलिमेंट है तो जब इस एलिमेंट के साथ आइडियल का लेफ़्ट कोसेट लेंगे तो फिर आइडियल आई ही आएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस आइडियल आई। मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ, बिकॉज एक्स वी प्लस यू वाई प्लस यू वी
दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू आई, इसलिए आई के साथ इसका जो कोसेट होगा लेफ्ट कोसेट वो आई ही के बराबर, इवन राइट कोसेट वो आई के ही बराबर होगा, क्योंकि आई जो है वो टू साइडेड आइडियल है। सो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एक्स डैश प्लस आई को वाई डैश प्लस आई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस आई आता है, और अगर आप डेफिनेशन देखें तो एक्स वाई प्लस आई जो है ना दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस आई। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि अगर x प्लस आई एक्स डैश प्लस आई के बराबर हो और y प्लस आई वाई डैश प्लस आई के वाई डैश प्लस आई के बराबर हो, तो x डैश प्लस आई और y डैश प्लस आई का प्रोडक्ट वही आएगा जो x प्लस आई और y प्लस आई का आता है। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अबव इज वेल डिफाइंड। Multiplication given above is well defined. So we have proved that the multiplication is well defined. So having defined the multiplication, next step we have to do is मल्टीप्लिकेशन के हवाले से रिंग के जो एक्सिम्स हैं उसमें एक कंडीशन तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड होना चाहिए, और सेकेंडली हमें प्रूव करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। सो फॉर एसोसिएटिविटी let x plus I, y plus I and z plus I be three cosets belonging to R factor I, then अगर हम x प्लस आई को वैसे ही लिख लें और y प्लस आई को z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें, या हम x प्लस आई को y प्लस आई से पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो रिज़ल्ट आता है उसे फिर हम z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिज़ल्ट्स आपस में बराबर होंगे। और दिस डिपेंड्स अपॉन एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग आर, और इसे बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। काइंडली वेरीफाई इट ऑन योर ओन, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दीजिए, रिंग आर के मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। सो दिस इज एसोसिएटिविटी, एंड देन we have to establish distributivity as well. तो तीन एलिमेंट्स रिंग के आप ले लीजिए जैसे हमने ऊपर लिए हुए हैं, इनमें से दो एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, y प्लस आई को और z प्लस आई को ऐड कर दीजिए, और इस सम को मल्टीप्लाई कीजिए। ये सम आप जानते होगा y प्लस जेड प्लस आई, इसे मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से x प्लस आई के साथ, और अगर आप x प्लस आई को डायरेक्टली y प्लस आई से मल्टीप्लाई करें और x प्लस आई को डायरेक्टली आप z प्लस आई से मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड कर दें, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे। और दिस कैन बी चेक्ड वेरी इजीली। ये भी डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग आर ओवर एडिशन ऑफ रिंग आर। तो बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आसानी से प्रूव हो जाएगा।
और इसी तरह से ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यू कैन डू विद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल, कि अगर हम y प्लस आई को और z प्लस आई को आपस में जमा कर लें and then we multiply it from the right hand side with x plus I, or we multiply y plus I with x plus I from the right hand side and z plus I with x plus I on the right hand side, and then we add these two with each other, then this result on the right hand side will be equal to this result on the left hand side, and you can verify it very easily. You can verify it very easily. So with these observations, we have established that R factor I is a ring. Therefore, R factor I मैं लिख रहा हूँ, ये दिस इज फैक्टर ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप। तो जिसे हमने क्वोशंट ग्रुप कहा था, इस पर हमने मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दी है। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर क्वोशंट ग्रुप इज रिंग called quotient ring or factor ring. तो ये बात नोट कीजिए कि फैक्टर करने के लिए हमें टू साइडेड आइडियल की जरूरत पेश आई थी। सो इफ वी आर गिवन अ टू साइडेड आइडियल, वी फॉर्म क्वोशंट ग्रुप of the additive group of ring or underlying additive group of ring or with underlying subgroup of I, then this particular quotient group can be converted into a ring, and that ring is called quotient ring. So having done that, let's come to few remarks and few notes. फर्स्ट नोट आप नोट कीजिए कि अगर रिंग आर में आइडेंटिटी एलिमेंट हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आर फैक्टर आई में भी होगा। तो इफ रिंग आर contains multiplicative identity, हम अगर इसको 1 कह लें, 1, देन ये आर फैक्टर आई बी रिंग विद आइडेंटिटी होगी, इज आल्सो रिंग विद आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी आप देख सकते हैं, वो हो जाएगी 1 प्लस आई, 1 का आई के साथ लेफ्ट को सेट। सेकेंडली, अगर रिंग आर कम्यूटेटिव हो, if the ring R is commutative, means commutative with respect to multiplication, then ये जो फैक्टर रिंग है R फैक्टर I is also commutative। सिंपल सी बात है, is also commutative, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही हमने इस तरह से की है कि अगर वो रिंग R में कम्यूटेटिव हुई तो इस फैक्टर रिंग में भी कम्यूटेटिव होगी। So we have these observations. सिर्फ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पेश आती है।
और वो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, हमने ये बात पहले भी नोट की है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग और फैक्टर आई, इस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना, वो यही आइडियल है जिसके साथ आपने इसको फैक्टर किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट, इसकी काफ़ी ज़रूरत पेश आती है जब हम होमोमॉर्फिज्म या थ्योरम्स को हम करते हैं। तो आर फैक्टर आई की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो वही आइडियल है जिसके साथ आपने इसको फैक्टर किया था। सो हैविंग सेड दैट, let's come to ring homomorphisms, the concept of ring homomorphism. होमोमॉर्फिज्म से मतलब आपको मालूम होगा कि हाँ, होमोमॉर्फिज्म ऐसी फंक्शंस होती हैं जो स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करती हैं। जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वो एक ऐसी फंक्शन होती है जो ग्रुप के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसका। जब हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात करते हैं तो वो ऐसी फंक्शंस होती हैं जिनको हम कंटिन्यूस फंक्शंस कहते हैं, दरअसल वो भी स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शंस होती हैं। इसी तरह मॉड्यूल्स में भी। सो मॉर्फिज्म जो है वो ऐसी फंक्शंस होती हैं जो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती हैं। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म से मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिंग में आपका दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है, एक मल्टीप्लिकेशन है। तो होमोमॉर्फिज्म वो फंक्शन होगी जो एडिशन को भी प्रिजर्व करे और मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करे। सो लेट आर एंड एस, let me define that first. Let R and S be rings, then a function, simple function जो आप पहले से जानते हैं, then a function f with domain R and co-domain S is called ring homomorphism. दो कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन तो होगी एडिशन के लिए कि f को अगर आप रिंग के कोई दो एलिमेंट्स के सम पर अप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है उन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस के सम के बराबर होगा। सो दिस इज़ फॉर एडिशन। एंड सेकेंडली, अगर आप फंक्शन को रिंग के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पर डिफाइन करें, अप्लाई करें, तो रिज़ल्ट इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो वेरी सिंपल, एडिशन प्रिजर्व होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व होती है। दिस इज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। सो दिस डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फिर आप जानते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रिंग्स वी टॉक अबाउट वन टू वन, sorry, when we talk about functions we talk about one to one function, on to function, bijective function. Similarly, we will talk about homomorphism which is one to one, a homomorphism which is on to, a homomorphism which is bijective. So let me define that. A ring homomorphism from ring R to ring S is called monomorphism. टू बी ब्रीफ, इसे अक्सर हम मोनो भी कह लिया करते हैं, आर मोनो इफ एफ इज वन टू वन,
इज 1 to 1। और मैं साथ ही 1 to 1 की कंडीशन भी लिख देता हूँ। 1 to 1 की कंडीशन ये होती है कि दैट इज़ कि अगर एफ का दो एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट जो है वो आपस में बराबर हो तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। सो दिस इज़ characteristic property for a function for a homomorphism to be 1 to 1। सो जो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 होगा उसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहा करेंगे। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। A ring homomorphism F from ring R to ring S is called now we are going to discuss a homomorphism which is onto, and that is called epimorphism. So a ring homomorphism F from R into S is called epimorphism. If F is onto, एपीमॉर्फिज्म को हम एपी भी कहते हैं, लेकिन पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ। इसके लिए कंडीशन ये होगी दैट इज एपीमॉर्फिज्म की कंडीशन ये होती है कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए तो डोमेन में कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज को डोमेन का वो एलिमेंट हो। सो कंडीशन इज दैट इज फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एस, ये हमने को डोमेन का एलिमेंट लिया है, हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट कि एफ को हम एक्स पे अप्लाई करें तो जवाब ए आना चाहिए। एपीमॉर्फिज्म is also called epimorphism may be called for brief, एपीमॉर्फिज्म को हम एपी भी कह लिया करते हैं जस्ट टू बी ब्रीफ। सो वी हैव डिफाइंड मोनोमॉर्फिज्म विच इज़ 1 to 1 homomorphism, we have defined epimorphism which is onto homomorphism, and now we define अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म भी हो एपीमॉर्फिज्म भी हो, तो वी कॉल इट आइसोमॉर्फिज्म। सो इफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म if a ring homomorphism F from ring R to ring S is mono as well as epi, you know, 1 to 1 as well as onto is mono as well as epi, then F is called isomorphism। और अगर कोई ऐसा आइसोमॉर्फिज्म दो रिंग्स के दरमियान एग्जिस्ट करे तो दोज रिंग्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। इफ सच एन आइसोमॉर्फिज्म exists, then the rings R and S
are called isomorphic. Are called isomorphic. Similar definition आपने ग्रुप 3 में भी पढ़ी थी. Are called isomorphic. We write. अब सिम्बल्स में हम इसे यूँ लिखते हैं. अगर कोई दो रिंग्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो तो वो रिंग्स आइसोमॉर्फिक होती हैं और हम यूँ लिखते हैं कि आर इज़ आइसोमॉर्फिक विद एस. ये हमारी नोटेशन है इस हवाले से. So we have defined monomorphism, epimorphism, and isomorphism. And if there is an isomorphism between two rings, those rings are called isomorphic. So having done that, let's come to definition of. You must be knowing about when you studied group theory and group homomorphism, you discussed kernel of group homomorphism. कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं जो होमोमॉर्फिज्म के इफ़ेक्ट के अंदर को डोमेन के ज़ीरो एलिमेंट पर जाकर मैप करते हैं. सो लेट्स डिफाइन दैट. इफ़ एफ इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, लेट्स हैव दैट डेफिनेशन नंबर 5. If F is a ring homomorphism, F